मेरा नाम शायना है और आप देख रहे हैं आई लव हिंदी। कहानी स्वरूप और विकास एमएचडी 09 खंड 2 कहानी के सिद्धांत और स्वरूप 2 अक्टूबर 07 2024 इकाई 5 कहानी में वस्तु और शिल्प इकाई 6 कहानी की भाषिक संरचना इकाई 7 कहानी का वर्गीकरण औचित्य और सीमाएं इकाई 8 कहानी की आलोचना की परंपरा पाठ्यक्रम विशेषज्ञ समिति प्रो मैनेजर पांडेय अवकाश प्राप्त प्रोफेसर एवं अध्यक्ष भारतीय भाषा केंद्र JNU नई दिल्ली प्रो रामदेव शुक्ल अवकाश प्राप्त प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग दी गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर प्रो लक्ष्मण सिंह बिष्ट बट्रोही अवकाश प्राप्त प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल प्रो जवरीमल पारख प्रोफेसर हिंदी मानविकी विद्यापीठ इग्नू नई दिल्ली पाठ्यक्रम संयोजक डॉक्टर जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव हिंदी संकाय मानविकी विद्यापीठ इग्नू नई दिल्ली खंड संयोजन संशोधन एवं संपादन डॉक्टर जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव हिंदी संकाय मानविकी विद्यापीठ इग्नू नई दिल्ली पाठ्यक्रम निर्माण समिति पाठ लेखक इकाई 5 डॉक्टर आनंद प्रकाश पाठ लेखक अवकाश प्राप्त रीडर अंग्रेजी डॉक्टर प्रियम अंकित इकाई सनबी हंसराज कॉलेज दिल्ली डॉ अर्चना वर्मा एसोसिएट प्रोफेसर अंग्रेजी विशेष सहयोग सुश्री नमिता सत्येन 6 अवकाश प्राप्त एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी मिरांडा हाउस दिल्ली डॉक्टर रघुवंशमणि सहयोग श्री अरुण कुमार पांडे सुश्री निवेदिता श्री शंभुनाथ मिश्र सुश्री लकी चौधरी सचिवालयिक सहयोग सुश्री हेमलता एसोसिएट प्रोफेसर अंग्रेजी किसान PG कॉलेज बस्ती U0 सामग्री निर्माण श्री CN पांडन्य अनुभाग अधिकारी प्रकाशन अप्रैल 2015 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 2015 ISBN 978 81 266 6859597 सर्वाधिकार सुरक्षित इस कार्य का कोई भी अंश इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के बिना मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के विषय में और अधिक जानकारी विश्वविद्यालय के कार्यालय मैदान गढ़ी नई दिल्ली 110068 से प्राप्त की जा सकती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से प्रो सुनैना कुमार निदेशक मानविकी विद्यापीठ द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित पेपर यूज्ड एग्रो बेस्ड एनवायरनमेंट फ्रेंडली लेजर टाइप सेटिंग HD कंप्यूटर क्रॉफ्ट WJAD 36 से लाजवंती गार्डन नई दिल्ली 110046 मुद्रक राज प्रिंटर्स A9 सेक्टर B2 ट्रोनिका सिटी लोनी गाजियाबाद उप्र प्रो गोपाल राय अवकाश प्राप्त प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग पटना विश्वविद्यालय पटना श्री ज्ञानरंजन प्रख्यात कथाकार एवं संपादक जबलपुर मध्य प्रदेश डॉक्टर विजय बहादुर सिंह प्रख्यात आलोचक भोपाल मध्य प्रदेश डॉ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव हिंदी संकाय मानविकी विद्यापीठ इग्नू नई दिल्ली खंड 2 परिचय यह कहानी संबंधी मॉड्यूलर के पहले पाठ्यक्रम कहानी स्वरूप और विकास का दूसरा खंड है। इस खंड का शीर्षक है कहानी के सिद्धांत और स्वरूप 2। इस खंड में कुल 4 इकाइयां हैं जो इस प्रकार हैं। इकाई 5 कहानी में वस्तु और शिल्प इकाई 6 कहानी की भाषिक संरचना इकाई 7 कहानी का वर्गीकरण औचित्य और सीमाएं इकाई 8 कहानी की आलोचना की परंपरा इस खंड को तैयार करने का उद्देश्य विद्यार्थियों को कहानी संबंधी मूल अवधारणाओं से परिचित कराना है। इस खंड की पहली इकाई में आप वस्तु और शिल्प के सैद्धांतिक पक्षों का अध्ययन करेंगे।
वस्तु और शिल्प का विवाद बहुत पुराना है। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप कहानी में वस्तु और शिल्प दोनों का ठीक ठीक महत्व जान सकेंगे। कहानी में भाषा का विशेष महत्व होता है। इस खंड की दूसरी इकाई में आप कहानी की भाषिक संरचना का विधिवत अध्ययन करेंगे। कहानी के वर्गीकरण को लेकर भी तरह तरह के सवाल उठाए जाते हैं। इस खंड की तीसरी इकाई में कहानी के वर्गीकरण के औचित्य पर विचार करते हुए उसकी सीमाओं का भी रेखांकन किया गया है। इस खंड की चौथी इकाई में कहानी की आलोचना परंपरा पर सामग्री दी गई है। इस इकाई का उद्देश्य कहानी संबंधी आलोचना के वैश्विक परिदृश्य से परिचित कराना है। हमें उम्मीद है इस खंड के अध्ययन के पश्चात आप कहानी में वस्तु और शिल्प, कहानी की भाषिक संरचना, कहानी के वर्गीकरण के औचित्य के साथ ही कहानी संबंधी आलोचना की परंपरा से परिचित। शुभकामनाओं सहित इकाई 5 कहानी में वस्तु और शिल्प इकाई की रूपरेखा 5.05 एक उद्देश्य प्रस्तावना 5.2 कहानी का स्वभाव या चरित्र 5.3 कहानी में रोचकता और सार्थकता 5.4 वस्तु और शिल्प का सैद्धांतिक पक्ष 5.5 प्रसिद्ध लेखक यशपाल की कहानी पराया सुख का उदाहरण 5.6 पराया सुख का घटनाक्रम और तानाबाना 5.7 सारांश 5.0 उद्देश्य यह इस पाठ्यक्रम के पहले खंड की इकाई संख्या 5 है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप एक वस्तु और शिल्प की अवधारणा को समझ सकेंगे बता सकेंगी। 2 कहानी में रोचकता और सार्थकता के महत्व को जान सकेंगी। द पे 3 कहानी की रचना प्रक्रिया को समझ सकेंगे बता सकेंगी। 4 पराया सुख कहानी के उदाहरण के जरिए विश्लेषण की बारीकियों को जान सकेंगे बता सकेंगी। 5 एक प्रस्तावना यहाँ कहानी पर कुछ सामान्य चर्चा आवश्यक और उपयोगी है। कहानी विधा बहुत पुरानी है। यह लगभग उतनी पुरानी है जितनी मानवता की स्मृति। आप स्वयं याद करें कि पहली बार आपने कहानी कब सुनी। यह सवाल पूछा जाए तो हर व्यक्ति को अपना बचपन याद आएगा। बचपन के रूपक को व्यक्ति से हटाकर मानवता को लागू करें तो उसे यानी मानवता को भी अपना बचपन याद आएगा। ईसा से कई सौ या कई हजार वर्ष पहले कही लिखी कहानियां आज उपलब्ध एवं प्रचलित हैं। कहानी का प्राचीन रिश्ता भारत से भी रहा है। यह रिश्ता साधारण अथवा औपचारिक न था, बल्कि कहा जा सकता है कि जिसे हम आज कहानी कहते हैं उसका मूल रूप विशेष अर्थों में हमारे देश में उजागर हुआ। प्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र कुमार की राय कहानी संबंधी इस पक्ष से मिलती है। उनके अनुसार कहानी भारत की अपनी चीज है। वह उपनिषद में है, पंचतंत्र और हितोपदेश में भी वही है। इन्हीं के माध्यम से वह विदेशों में फैली, विकसित हुई और नाना रूप धरकर लोक मन में बसी। आधुनिक कहानी हमने विदेशों से ही प्राप्त की, पर बाहर से उसकी सूचना ही आई। सूचना आते ही हिंदी की परंपरा जग पड़ी और उसने फिर अपने को अभिव्यक्त किया। यही कारण है कि यद्यपि हिंदी की प्रारंभिक कहानियां तुतलाती और अटक अटक कर चलती हैं, पर 2-4 वर्षों में ही उसने विश्वास से डग भरने शुरू किए। जैनेन्द्र कुमार, भूमिका। जैनेन्द्र कुमार के कथन में 2 चीजों पर विशेष विचार हो सकता है। पहली यह कि हमारे देश के प्राचीन इतिहास में कहानी की उपस्थिति तत्कालीन संदर्भ के बंधन में बंधी है। संदर्भ था शिक्षा और प्रचार का। उस समय यह भी आवश्यक था कि हित की व्याख्या की जाए। कहानी का रूप इसके लिए उपयोगी समझा गया। दूसरी यह कि बाकी साहित्य रूपों की भांति कहानी में सुधार और विकास की गुंजाइश होती है और आश्चर्य नहीं कि कुछ अंतराल के बाद उसका रूप इतना बदल जाए कि पुराने और नए रूप में कोई जुड़ाव न दिखलाई पड़े। तो यह हुआ कहानी विधा की चर्चा का प्रारंभ। चर्चा के क्रम में पहला विचार उसके स्वभाव या चरित्र है।
अर्थात हम जानना चाहेंगे कि कहानी का स्वभाव या चरित्र क्या है। 5. दो कहानी का स्वभाव या चरित्र कहानी में घटना का होना जरूरी है। मनुष्य का वह अनुभव जो घटना की परिधि में आता है, घटना के माध्यम से व्यक्त होता है और इस भांति कि हम उसे प्रसन्नता अथवा दुख के अनुभव की भांति याद करते हैं, वह कहानी के निकट समझा जा सकता है। उदाहरण से यथासंभव बचते हुए हम सोचें कि प्रत्येक विशिष्ट अनुभव का एक बिंदु शुरुआती या प्रारंभिक बिंदु होता है। कल मैं सुबह घर से बाहर निकला तो जानते हैं क्या हुआ? यह कहिए तो सुनने वाला हर व्यक्ति रुककर पूछेगा, बतलाइए क्या हुआ? साथ ही कल जो घटना घटी, वह वर्णन के रास्ते पर स्वभावतः आगे चलती है। सुनने वाला पूछता है फिर? इसी तरह एक अन्य खास बिंदु पर वर्णन समाप्त भी हो जाता है। वर्णन के समाप्त होने के आसपास संतोष महसूस करते हुए हम अपना सिर भी हिलाने लगते हैं। हमें इस वर्णन को सुनना अच्छा लगता है। सामान्य तौर पर दो काल बिंदुओं के बीच सिमटा यह वर्णन कहानी समझा जा सकता है, जो घटना के इर्द गिर्द घूमता है। यह भी सोचे कि कहानी का एक महत्वपूर्ण सिरा यद्यपि पाठक है, लेकिन दूसरा सिरा भी उतना ही मूल्यवान है। वह सिरा है स्वयं कहानी का लेखक। उक्त रोचकता और संतोष की अनुभूति अन्य स्तर पर लेखक को भी होती है। आज के वरिष्ठ कथाकार सतीश जमाली का निम्न वक्तव्य पढ़े। मुझे याद है कि मेरी कहानी प्रथम पुरुष जब मार्कंडेय द्वारा संपादित त्रैमासिक छोटी पत्रिका कथा में छपी, तो चंद ही दिनों में पाठकों, लेखक मित्रों और आलोचकों के बीच उसकी इतनी ज्यादा चर्चा हुई कि मैं दंग रह गया। इस एक कहानी ने जैसे रातों रात मुझे कहानीकार के रूप में एक पहचान दे दी। यह छोटी पत्रिका में छपने और विशेष रूप से कथा जैसी छोटी पत्रिका में छपने का ही परिणाम था कि सबका ध्यान मेरी इस कहानी की तरफ गया। इसके बाद कई वर्षों तक तो यह भी होता रहा कि छोटी पत्रिका का कोई संपादक मुझे कहानी भेजने के लिए कहता तो साथ में यह जरूर जोड़ देता था, प्रथम पुरुष जैसी जोरदार कहानी भेजें। चंद्रभूषण तिवारी ने वाम में जब मेरी कहानी बच्चे प्रकाशित की तो उन्होंने कहा कि बच्चे भी आपकी बहुत अच्छी कहानी है, परंतु मैं वाम के लिए आपसे प्रथम पुरुष जैसी महत्वपूर्ण कहानी चाहता था। सतीश जमाली, भूमिका, जंग जारी, कहानी संग्रह, नई दिल्ली प्रकाशन संस्था। 2001। इस उद्धरण से स्पष्ट है कि कहानी की रोचकता का प्रभाव दो स्थानों पर दो तरह का होता है। पाठक के लिए कहानी प्रसन्नता और संतोष का विषय है तो लेखक के लिए वह अन्य स्तर पर सार्थकता और प्रेरणा का विषय है। यहाँ मेरा आशय केवल उस सकारात्मक अनुभूति की तरफ इशारा करना है जिसे अपने काम के मध्य अर्जित करता है, लेकिन साथ ही यहाँ एक विशेष परिवेश में कहानी की भूमिका और मूल्यवत्ता का भी जिक्र है, जिस पर प्रस्तुत इकाई में आगे विचार होगा। 5. 3. कहानी में रोचकता और सार्थकता। उक्त घटनावर्णन के बारे में रुककर सोचें तो पाएंगे कि कहानी की भांति प्रस्तुत वर्णन में रोचकता का तत्व प्रधान होता है। यह रोचकता क्या है? रोचकता का संबंध पाठक श्रोता द्वारा घटनाक्रम में प्रवेश करने से है। कल्पना के सहारे पाठक श्रोता महसूस करता है कि घटना असल में उसके साथ हो रही है, वह घटना का एक महत्वपूर्ण पात्र बन गया है। यह ऐन्द्रिकता का महसूस करने का मसला है। कहानी सफल भी इस आधार पर मानी जाती है कि वह पाठक श्रोता को अपनी दुनिया में खींच लेती है। इस तरह कहानी एक तरह का नशा पैदा करती है। कुछ क्षणों के लिए व्यक्ति भूल जाता है कि वह असल में कहाँ खड़ा है, अपनी वास्तविक दुनिया में या फिर कहानी की दुनिया में। संभवतः इस कारण कहानी की चर्चा करते समय तिलिस्म, अय्यारी, जादू जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। यहाँ एक सवाल उठता है, कल्पना का रिश्ता केवल कहानी से न होकर पूरे साहित्य से होता है। फिर कहानी की व्याख्या में कल्पना को विशेष महत्व क्यों दिया जाए?
बल्कि यह कहा जा सकता है कि कहानी की निस्बत कविता में कल्पना या कल्पनाशीलता की भूमिका निर्णायक होती है। इस प्रश्न के जवाब में अपनी ओर से मैं कहूंगा कि निस्संदेह कविता में कल्पनाशीलता की मात्रा अधिक होती है, लेकिन जहां तक कहानी का संबंध है उसमें विवरणों का सामंजस्य कल्पनाशीलता को अतिरिक्त तीक्ष्णता प्रदान करता है। घटना तत्व में विवरणों का संकेत निहित है। घटना के विवरण सामान्य जीवन के बहुत निकट होते हैं। मसलन, हर व्यक्ति जानता है कि विवरण कहीं ऊपर से नहीं आते बल्कि उनका एक वास्तविक भौतिक आधार होता है। फिर जाहिर है कि इस आधार में एक साथ वे पक्ष भी आते हैं जिनकी प्रासंगिकता कभी कम होती है और कभी ज्यादा। कुछ लेखक नैतिकता को महत्व देते हैं, कुछ सफलता को और कुछ अन्य प्रकृति को। साथ ही महत्व देने के अनुपात में उनके विवरण बदलते हैं और विशेष संदर्भ में विवरणों की मात्रा भी बदलती है। इस तरह तर्क को आगे बढ़ाएं तो इसमें, जैसा कि ऊपर कुछ पहले इशारा किया गया है, दो रास्ते खुलते हैं। एक है रोचकता का जिसे किंचित स्पष्ट किया गया है। दूसरा रास्ता अपेक्षाकृत सूक्ष्म है और उसका जुड़ाव पाठक द्वारा सिर हिलाने अर्थात उसकी सहमति और समर्थन से है। इसकी भी संक्षिप्त व्याख्या आवश्यक है। जब पाठक में सहमति का भाव पैदा होता है, वह अपनी दुनिया में लौटता है और देखता है कि कहानी वाली बातें न केवल वास्तविकता में मौजूद हैं, बल्कि वास्तविकता को आकर्षक भी बना रही हैं। इस तरह कहानी पाठक को वास्तविकता के पक्ष में खड़ा करने का माध्यम बनती है। वास्तविकता इसीलिए भी आकर्षक मालूम पड़ती है कि उसका अंदरूनी सच पाठक के लाभार्थ घटनाक्रम के बीच उभर आता है। अर्थात कहानी सिर्फ रोचक न होकर वैचारिकता उत्पन्न करने का साधन बनती है। दुनिया का तर्क समझ में आने लगे और साथ ही वह पाठक को अपने वास्तविक परिवेश के विषय में सोचने को बाध्य करे तो कहानी की उक्त रोचकता दुगनी हो जाती है। अब कहानी के इतिहास की बात करें, जहां उसकी वस्तु और रूप का मिश्रित मर्म छिपा है, जिस कारण से साहित्य में रोचकता निहित है। उसी से साहित्य के खतरनाक होने का भी पता चलता है। वास्तविक संसार से निकलकर कल्पना के संसार में प्रवेश करना व्यक्ति के लिए सपने लेने का बायस बनता है। कल्पना की दुनिया मोहक होती है और कहानी में रमने का सुख व्यक्ति को नैतिकता से दूर ले जाता है। नैतिकता का अर्थ ही बंधन में बांधना है ताकि सामान्य लोग मानसिक स्तर पर सामाजिक नियमों के गुलाम बने रहें। यह साहित्य या कथा का नहीं, समाज का तर्क है। जिस सिर हिलाने या विद्यमान को समर्थन देने की बात ऊपर कही गई है, उसमें यह भी निहित है कि श्रोता या पाठक वास्तविक समाज की सच्चाई पहचान कर उसके अनुचित पक्षों को नकारना शुरू कर दे। इससे भी आगे समाज का प्रबुद्ध वर्ग जो शासकों की कृपा पर पलता है, साहित्य में यह संभावना देख सकता है कि उसका इस्तेमाल सामान्य जनता को प्रभावित करने के लिए हो। कहानी परंपरा के बारे में यह सोचना स्वाभाविक है कि कहीं उसकी आख्यान शैली नीति नियमों के प्रचार के लिए न विकसित की गई हो। इस नजरिए से देखने पर पंचतंत्र की कहानियां शिक्षा का माध्यम अधिक लगती हैं। मनोरंजन वहां केवल साधन की तरह इस्तेमाल हुआ है। वास्तविकता भी यही है। कहानी रोचक होती है, घटना प्रधान होती है, लेकिन साथ ही वह सामाजिक नियमावली को पुष्ट करने का एक कारगर तरीका भी सिद्ध होती है। इस तरह कहानी की वस्तु एक विशेष दिशा में ले जाने वाले सामाजिक सोच का पर्याय है। कहा जा सकता है कि भारतीय कथा परंपरा में दृष्टांतवादी होने का पक्ष काफी प्रबल है। कथा और कथावाचन का स्थापित तरीका धार्मिक और परंपरावादी सोच को अधिकाधिक ग्राह्य बनाना है। 5. 4 वस्तु और शिल्प का सैद्धांतिक पक्ष। यह प्रश्न हमें कला से किंचित बाहर जीवन की जटिलता और संलिष्टता की तरफ ले जाता है। हम पाते हैं कि लेखक एक तरफ कला के क्षेत्र में सक्रिय होता है और इस तरह वह नई नई कहानियां, नए नए आख्यान गढ़ता है, लेकिन दूसरी तरफ बाकी के सामान्य लोगों की भांति जिंदगी जीते हुए समाज की व्यापक मुश्किलों और समस्याओं से रूबरू होता है।
जिंदगी के बीच इस दूसरे स्तर पर सक्रिय रहने में उसे अतिरिक्त लाभ यह होता है कि गहरी संवेदनशीलता और बौद्धिक क्षमता के कारण वह जीवन के बदलावों को महसूस भी करता है और उनके गणित को समझता भी है। इस निरंतर घट रहे बदलावों पर नजर टिका पाने के कारण वह कहानी के विवरणों को भी सघन बनाने में सफल होता है। इस प्रक्रिया में उसकी विवेकशीलता समृद्ध होती है और धीरे धीरे वह समाज को वैचारिक सांस्कृतिक नेतृत्व देने की स्थिति में आ खड़ा होता है। इतिहास के एक विशेष चरण में वह अपनी भूमिका को लेकर भी सक्षम और सजग हो जाता है। इस तरह देखिए कि कितनी चीजें उसके व्यवहार के दायरे में आ जाती हैं। पहले हम सामाजिक जीवन के विवरणों की चर्चा करें। ऐसा नहीं है कि कहानी में कोई भी विवरण लाया जा सकता है अथवा कोई भी विवरण कहानी पर आरोपित किया जा सकता है, लेकिन जीवन स्थितियों में निरंतर होने वाले बदलावों के कारण कहानीकार की नज़र अपने आप नए सवालों पर टिकती है। धीरे धीरे इन सवालों को महत्व भी पहले की निस्बत अधिक मिलने लगता है। समय के चलते समाज के नए विषय और अंतर्विरोध कहानीकार की दृष्टि के संक्षेप में कला अथवा साहित्य की वस्तु कहा जाता है। इस वस्तु की खासियत यह होती है कि इसका अपना चरित्र होता है और कहानीकार इस वस्तु को एक बिंदु से आगे नियंत्रित नहीं कर सकता, बल्कि अनेक अवसरों पर वस्तु के मूल चरित्र द्वारा परिचालित होता है। इसी तरह उसके हाथों लिखी जा रही कहानी भी उस वस्तु द्वारा परिचालित होती है। कहानी पढ़ते समय पाठक का ध्यान इस नई वस्तु की ओर जाता है और इसके दबाव में वह नए ढंग से सोचने को विवश होता है। वस्तु से अभिप्राय है समाज के केंद्रीय सवालों, सरोकारों और पक्षों की संपूर्ण उपस्थिति और उनकी संपूर्ण अनुशासनकारी प्रवृत्ति। जहाँ तक शिल्प का संबंध है, वह यानी शिल्प काफी दूर तक कहानीकार अथवा साहित्यकार द्वारा नियमित परिचालित होता है। व्यापक तौर पर शिल्प का चुनाव तथा उपयोग लेखक स्वयं करता है और उसके उपयोग के लिए जिम्मेदार भी उसे ठहराया जाता है। पात्रों की परिकल्पना, स्थितियों के चुनाव, कहानी के आरंभ और अंत के निर्णय, संवादों अथवा वर्णनों की प्रधानता तय किए जाने के पक्ष आदि चीजों के लिए स्वयं लेखक अपना लेखकीय अधिकार इस्तेमाल करता है। पाठक अथवा आलोचक द्वारा मिलने वाली प्रशंसा का अधिकारी भी वही होता है। लेकिन शिल्प में भी मनमानेपन की गुंजाइश एक सीमा से आगे नहीं होती, चूंकि लेखक अपने वक्त की बृहत रुचियों से अनुग्राशासित होता है। यदि वह अतिरिक्त मनमानी चलाने लगे तो पाठक की स्वीकृति पाने में सफल न होगा। इस अनुपात में उसकी अपील में भी कमी आएगी। वह व्याख्या तथा बहस हमें अमूर्त लग सकती है, और यह अमूर्त है भी। लेकिन यहाँ प्रस्तुत तर्क की केंद्रीय उपस्थिति किसी कहानी के भीतर पहचानी जा सकती है। इसे रेखांकित करने के लिए हमें हिंदी की एक कहानी का उपयोग करें तो आलोचना के इस महत्वपूर्ण पक्ष को जानने में मदद मिलेगी। 5 प्रसिद्ध लेखक यशपाल की कहानी पराया सुख का उदाहरण वस्तु और शिल्प को केंद्र में रखते हुए हम अपनी व्याख्या यशपाल की चर्चित कहानी पराया सुख से करें। यह कहानी यशपाल के कहानी संग्रह ज्ञानदान 1944 में प्रकाशित हुई थी। उन दिनों यशपाल रचना और यथार्थ के अंतःसंबंधों पर चिंतन कर रहे थे और मानते थे कि लेखक की दृष्टि निरंतर अपने बदलते परिवेश पर केंद्रित रहनी चाहिए। मसलन, यशपाल ने ज्ञानदान की भूमिका में लिखा था कि हम एक माप निश्चित करके वस्तुओं की नाप लेते हैं। नाप ही हमारी धारणा में वस्तुओं के परिचय और स्थिति का आधार होता है, परंतु यह माप है क्या? माप का अपना अस्तित्व क्या है? एक गज या एक सेर हमारे अनुमान और धारणा में निश्चित सीमा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। उनका परिणाम और आयतन जितना है, उससे कम या अधिक भी हो सकता था। अन्य वस्तुओं के अस्तित्व की एक धारणा निश्चित करने के लिए उपयोगी होकर भी माप, गज, सेर, गैलन या पाउंड का अपना कोई स्वतः पार्थिव अस्तित्व नहीं है।
यह केवल मान्यताएं ही है। यशपाल की संपूर्ण कहानियां, खंड 1, 401 से 2। यशपाल के इस वक्तव्य की अनेक बातें उपयोगी हैं। उनकी सार्थकता साहित्य में मौजूद वस्तु और शिल्प का आकार्य प्रकार उजागर करने में है। मसलन, जिसे हम जीवन का सच कहते हैं, उसे जानने समझने के लिए हम ऐसी धारणाओं का प्रयोग करते हैं जिनका अपना कोई स्वतः पार्थिव अस्तित्व नहीं है। समझने के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली धारणाएं असल में मान्यताएं ही हैं, और इस अर्थ में वे मनुष्य निर्मित और कृत्रिम हैं। लेकिन साथ ही उनकी उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता। उनकी मदद से हम जीवन का सच देख पाते हैं। जीवन से जुड़कर उसे देख और परख कर हम उसका भीतरी स्वभाव समझ पाते हैं। कृत्रिम मान्यताओं की जो भूमिका जीवन में है, क्या वही साहित्य के संदर्भ में भी सही नहीं है? साहित्य के माप या मानदंड जीवन के मानदंडों जैसे होते हैं और उनके समानांतर सक्रिय होते हैं। क्या इसे अस्वीकार किया जा सकता है? आप इस सवाल को समझें और किंचित रुककर इस पर विचार करें। मसलन, क्या जीवन और साहित्य का गहरा संबंध नहीं है? और यदि है तो जीवन की परख साहित्य की परख से किसी न किसी रूप में जुड़ न जाएगी? अपने जवाब से मदद लेकर अब हम साहित्य के व्यापक स्तर से हटें और कहानी संबंधी विषय पर आएं। कहानी का एक माप या मानदंड उसकी रोचकता है और दूसरा मानदंड उसका जीवन जैसा होना है। इसकी ओर ऊपर संकेत किया गया है। हम यह भी ध्यान रखें कि रोचकता और जीवन जैसा होना हमारी पसंद नापसंद और निजी दृष्टि पर आधारित होता है। यदि यह एक सीमा तक हो, तब भी होता तो है ही। जो भी हो, हम इन दो मानदंडों का इस्तेमाल करके कहानी के गुण और चरित्र का बखान कर सकते हैं। इन्हीं दो मानदंडों का इस्तेमाल करके यशपाल ने अपनी कहानी पराया सुख गढ़ी है। चूंकि यशपाल सजग कथाकार हैं, इस नाते हम पाते हैं कि उनके संदर्भ में गढ़ना एक बेहद सार्थक शब्द है। आइए देखें, पराया सुख में क्या कहा गया है। 5, 6। पराया सुख का घटनाक्रम और ताना बाना। पराया सुख के दो प्रमुख पात्र मिस्टर सेठी और उर्मिला हैं। सेठी अधेड़ उम्र का अविवाहित पुरुष है और उर्मिला संघर्षशील मध्यवर्गीय विवाहिता स्त्री। उर्मिला का पति मामूली सरकारी नौकर है और पति पत्नी छोटे पुत्र सहित सीमित परिवार के दायरे में सामान्य संतुष्ट जीवन व्यतीत कर रहे हैं। साथ ही इस परिवार की सामान्य संतुष्टि में कुछ ऐसा छुपा है जो वहां के अभावों को अधिक देर तक नजर से परे नहीं रख सकता। मध्यवर्ग की ऐसी स्थिति में यह मूल कमजोरी की भांति विद्यमान है। कहानी में प्रेम त्रिकोण तब बनता है जब पहाड़ी इलाके में यात्रा के दौरान एक दिन सेठी और उर्मिला लंबा समय साथ गुजारते हैं। इस स्थिति के व्यापक अनुशासन में सेठी उर्मिला की ओर आकृष्ट होता है। यह आकर्षण पाठक को पूरी तरह अस्वाभाविक लग सकता है, लेकिन लेखक को इस अस्वाभाविकता से कोई परेशानी नहीं है। जिस कृत्रिम मानदंड की ओर यशपाल ने अपने वक्तव्य में इशारा किया है, वह कहानी में स्पष्ट देखा जा सकता है। मिस्टर सेठी ने मेहनत के बल पर अपनी जिंदगी स्वयं बनाई और इस तरह वह निर्धनता से धनी बनने की मंजिल तक योजनाबद्ध तरीके से पहुंचे। कहानी में सेठी की कर्मठता और लगन से मिली उन्नति को सफलता की मिसाल कहा जा सकता है। कहानी का वाचक पात्र के स्वर में स्वर मिलाकर उक्त मंजिल तक पहुंचने की कहानी इन शब्दों में कहता है। पिता के देहांत के कारण F.A. में पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हो जाना, जीविका का कोई उपाय न पाकर जगह-जगह भटकना, एक ठेकेदार के यहाँ 20 रुपए माहवार पर 24 घंटे हड्डीतोड़ परिश्रम, दूसरे ठेकेदारों का काम ठेके पर कराना और बड़ा ठेकेदार बन जाना, एक के बाद दूसरा ठेका। जिस रुपए के लिए उसे दर-दर मारा फिरना पड़ा था, वही रुपया हजारों लाखों की तादाद में उसके हाथों से आने जाने लगा। रेल के पुल के ठेके में एक मुश्त 2.5 लाख का मुनाफा।
सेठी ने जीवन में एक चीज रुपए को पहचाना था। रुपए की चाह में उसने दिन को दिन और रात को रात न समझा था। आज वह लखपति है। 239। हम यहाँ ध्यान रखें कि वाचक और पात्र के इस स्वर को लेखक ने सतही आधुनिक विचारधारा का वाहक बनाया है। तभी सेठी को सब कुछ मिल गया है, फिर भी वह अंदर से खाली है। जीवन में मिली आर्थिक सफलता के बावजूद सेठी को अपनी बेचारगी और दयनीयता तब समझ आती है जब वह सामने छोटी गृहस्थी का सुख भोगते उर्मिला और उसके शिशु को देखता है। यह एक भरीपूरी जिंदगी है जो सेठी को नसीब नहीं। वह यद्यपि जानता है कि विवाह करके गृहस्थी बसाना उसके लिए कभी मुश्किल न था। जो व्यक्ति इतना बड़ा कारोबार खड़ा करने में सक्षम हुआ, उसके लिए किसी भी स्त्री से विवाह करना संभव था। लेकिन उसकी समस्या दूसरी थी। वह विवाह में विश्वास न करता। इसके विपरीत उसे विवाह की दुनिया में आधुनिक सफलता केंद्रित दुनिया का छलावा नजर आता था। लेखक के शब्दों में, सेठी को घेर कर प्रेम और प्रणय के कितने ही अभिनय हो चुके थे। उन लजीली या मुग्ध आंखों में उसे केवल रुपए का लोभ दिखाई दिया, उसे फंसाने का यंत्र। यह सब देखकर वह भीगी मक्खी क्यों कर निगल जाता। उसे किसी ने आकर्षित नहीं किया। वह उन्हें गुड़ की भेली पर मंडराने वाली मक्खियों और ततियों की तरह हंका देता था। उसका लक्ष्य था रुपया। 239 से 40। उर्मिला के प्रति सेठी के आकर्षण में जो चीज शामिल है उसका संबंध एक तरफ उर्मिला के सीमित साधनों से है और दूसरी तरफ सेठी की अपनी आर्थिक शक्ति से है। धन के बल पर वह उर्मिला और उसके पूरे परिवार को खरीद सकता है। सेठी की मानसिकता पर पूंजी हावी है। वह अपनी शर्तों पर इस परिवार से गलत सही सब चीजें मनवा सकता है। यही वह करता है। आधुनिक युग में घन क्या कर सकता है, यशपाल इसका उदाहरण पराया सुख में दिखलाते हैं। सेठी को इस उद्देश्य की पूर्ति के हेतु कहानी में केंद्रीय स्थान मिला है। मसलन, वह उर्मिला के पति को अपनी कंपनी में अधिक वेतन पर नौकरी देता है, उर्मिला द्वारा घर के लिए कर्ज की अदायगी करता है और उसके परिवार को समृद्धि के नए स्तर पर प्रतिष्ठित करता है। लेकिन इसके लिए जो शर्त वह रखता है वह है, सेठी ने कह दिया था कि अपनी संपूर्ण संपत्ति बल्लू, उर्मिला के बेटे, को दे देगा, परंतु उस संपत्ति में बल्लू का कोई हिस्सेदार नहीं आना चाहिए। स्पष्ट शब्दों में इसका अर्थ था कि उर्मिला की कोख पर ताला लगाकर सेठी ने उस पर अपना अधिकार कर लिया था। वह उसे छुए या न छुए, बल्लू भी उसी का है। मदन, उर्मिला का पति, भी उसी का है और उर्मिला सबसे पहले उसकी है। 248। यहाँ सेठी के माध्यम से कही जाने वाली टिप्पणी पर गौर करें। इसमें विशेष ध्यान खींचने वाले शब्द हैं। संपूर्ण संपत्ति दे देगा, हिस्सेदार, कोख पर ताला और अधिकार। ये चारों पूंजी से ताल्लुक रखते हैं। सेठी स्वयं पूंजी के कब्जे में रहकर काम करने वाला अदना मोहरा है और इस तथ्य ने उसकी भाषा बदल दी है। दूसरी तरफ उसकी इच्छा प्यार पाना न होकर उर्मिला पर कब्जा जमाना है, बल्कि इससे भी आगे उर्मिला की कोख पर ताला लगाकर चाबी अपने पास रखना है। जीवन में संतुष्टि की उसकी परिभाषा यह है। इस बिंदु पर पूछा जा सकता है कि पराया सुख की वस्तु असल में क्या है और किस भांति आज का पाठक उससे भावनात्मक अर्थ में जुड़ सकता है। इसका जवाब यह है कि 20वीं सदी का भारतीय समाज नए विचारसूत्र और मानदंड गढ़ने में लगा है, जिनके अनुसार परंपरागत संस्थाओं का टूटना या बदलना अनिवार्य है। नई स्थिति में धन का वर्चस्व कारण हुआ है, जो कारक की तथा जीवन के सब स्तरों पर असर डाल रहा है। कहानी के घटनाक्रम में यह चीज स्पष्ट दिखती है। भावना के स्तर पर चीजों को समझें तो अधेड़ व्यक्ति की मानसिकता में स्त्री देह को वश में करना महत्वपूर्ण है, न कि प्रेम की परिधि में संबंध कायम करना। इससे भी आगे, पराया सुख,
में संबंध बनाना उद्देश्य नहीं, बल्कि सौदा करने पर बल है। जाहिर है, सौदे के असर में मनुष्यों का चरित्र बदल जाता है, वे मनुष्य न रहकर क्रय विक्रय के बनी जिन्स में तब्दील हो जाते हैं। मुख्य पात्र सेठी की समझ में अनुरूप ढली इस कहानी में शुरू से अंत तक सौदे का तर्क है, सौदे की शब्दावली है। कहानी के गठन को समझने की कोशिश करते समय हम यह ध्यान भी रखें कि पूरे घटनाक्रम की शुरुआत स्टेशन पर एक अपरिचित विवाहिता महिला के सेठी द्वारा देखे जाने से हुई है। यह क्षण सेठी के निर्णायक सिद्ध होता है, जब नई योजना का बीज उसके मस्तिष्क में जन्म लेता है। पूरी कहानी इस योजना को फलीभूत होने अथवा किए जाने की है। इस गठन के अंतर्गत विशेषकर उर्मिला एक पात्र है, जो सक्रिय भी है और असहाय भी। कहानी में निरंतर दिख रही लड़ाई सेठी और उर्मिला के बीच पलने वाली लड़ाई है। यद्यपि तय है कि उक्त लड़ाई में विजय सेठी की होगी, चूंकि उसके पास धन का अस्त्र है, फिर भी यशपाल जिस भांति संघर्ष की प्रक्रिया दिखलाते हैं, उसे देखकर कहा जा सकता है कि रचना में व्यक्तिगत और व्यापक दोनों का प्रभावी और अर्थपूर्ण निर्वाह हुआ है। यह शिल्प का ऐसा निर्वाह है जो एक साथ निबंध और रचनाशीलता को जोड़ने से होता है। इस अर्थ में यह कहानी सेठी और उर्मिला की भी है और उस समाज की भी जिसमें पूंजी की ताकत उसके भरपूर अंदाज में परखा गया है। यानी संघर्ष की प्रक्रिया को निबंधात्मकता के सहारे प्रस्तुत किया गया है, जो शिल्प का पक्ष है, और दूसरी तरफ समाज की व्यापक सच्चाई का केंद्र में रखते हुए लेखकीय समझ के आधार पर एक रूपक तैयार किया गया है। यदि यह रूपक तैयार न किया जाता तो कहानी सेठी या उर्मिला के व्यक्तित्व से परिचालित होकर मात्र दो व्यक्तियों की कहानी बन जाती। हिंदी कथा आलोचना में इस कहानी को विषय बनाकर कई चीजें कही गई हैं। इनमें से ज्यादातर नकारात्मक हैं। कारण यह हो सकता है कि 1950 के दशक में न सिर्फ पारंपरिक लोकप्रिय कहानी पर हमला किया जाता था, बल्कि उद्देयपरक कहानी को कोशक की नज़र से देखा जाता था। जिस लेख का मैं हवाला दे रहा हूँ, वहाँ कहानी पर नकलीपन का आरोप लगाया गया है। वहाँ इस कहानी को प्रगतिशील रचना माना गया है, जिसमें जीवन एवं यथार्थ को ध्यान में रखा जाता है। इससे पहले कि मैं उस उद्धरण को प्रस्तुत करूं, एक दो सामान्य बातें कहना आवश्यक है। स्पष्ट है कि प्रगतिशील रचना उद्देयपरक होती है और वह पाठक को उसकी चेतना के विकास स्तर को देखते हुए लिखी जाती है। प्रगतिशील रचना का उद्देश्य किसी दृष्टिकोण को अनुचित और किसी अन्य को उचित बतलाना होता है, ताकि पाठक उसे पढ़कर लाभान्वित हो सके। प्रगतिशील रचना में उद्देश्य के अधीन ऐसी लेखकीय संदेश मिलता है जिसे स्वीकार करने की प्रेरणा पाठक को दी जाती है। दूसरी ओर कला और स्वतंत्रता के हामी रचनाकार यह मानते हैं कि कथारचना में पात्रों को स्वयं विकास करने का अवसर मिलना चाहिए। इस दृष्टिकोण के अनुसार लेखक के लिए कहानी की अपनी आंतरिकत संगति को पहचानना आवश्यक है। वहाँ पात्रों को उनके हाल पर छोड़ना होता है, ताकि पढ़ने वाला व्यक्ति पात्र की शक्ति या सीमा को अपनी शक्ति या सीमा से जोड़कर देख सके। साथ ही यह भी आवश्यक माना जाता है कि लेखक अपनी कहानी में प्रस्तुत पात्र के मनोवैज्ञानिक सच को और उसकी परिवेशगत स्थिति को पूरी तरह जानता हो। यह तर्क अंततः उद्देश्य और सामाजिक सार्थकता जैसे तत्वों को रचना के लिए बाहरी एवं अनुपयोगी मानता है। ऐसा तर्क रूपवाद अथवा कलावाद के अतमगत तो दिया ही जाता है। किन्हीं संदर्भों में वास्तविकता एवं सच्चाई के नाम पर भी दिया जा सकता है। सन 1950 और 60 के दशकों में यह काम नई कहानी को परिभाषित करते समय भी किया गया। नई कहानी पूरे आवेग से शिल्प का सवाल उठाकर कहती थी कि कथा में शिल्प का प्रयोग रचना की आंतरिक आवश्यकता के अनुसार किया जाना चाहिए। यहाँ शिल्प और विषय दोनों के बारे में किंचित विस्तार से विचार करना निश्चय ही उपयोगी सिद्ध हुआ। लेकिन इस कहानी पर एक अन्य तरह भी विचार संभव है।
यही वह पक्ष है जिसका हवाला नकारात्मक आलोचना के सिलसिले में ऊपर दिया गया है। मसलन, कथाकार और समीक्षक मार्कंडेय अपनी चर्चित पुस्तक कहानी की बात में यशपाल कहानी जीवन के लिए शीर्षक का इस्तेमाल करके अपना मंतव्य प्रस्तुत करते हैं। इस शीर्षक से चौंकिए नहीं। मार्कंडेय का ऐतराज यह जान पड़ता है कि कहानी को जीवन के लिए नहीं होना चाहिए, चूंकि तब कथा के अंतःतत्व की हानि का भय है। वह कहते हैं, जीवन कुछ अजीब सा शब्द है, विशेषतः कहानी पर बातचीत के सिलसिले में। अगर यह कहा जाता कि कहानी राम के लिए, कहानी मनोहर के लिए या कल्लू मल्लू अथवा सेठ गोपीचंद के लिए है तो बात समझ में आती है, क्योंकि इनमें से किसी न किसी को आप जरूर जानते हैं। हो सकता है कि आप खुद इनमें से कोई एक हों और यह जानकर निराश हो उठें कि भाई, यह कहानी मेरे लिए नहीं। जीवन साहब तो जरा ऊंचे आदमी है, चलते फिरते खाते पीते। ऐसे ही समय आदमी पल भर को अपनी ओर लौटता है। सवाल यह है कि क्या वह कभी अपने जीवन की मूल सच्चाइयों तक पहुंच सकता है, जहां से वह सामाजिक एवं आर्थिक एवं क्रांति के रास्ते पर अग्रसर हो सके? यशपाल उत्तर देते हैं, फिलहाल नहीं। पराया सुख नामक कहानी में ठेकेदार सेठी से अप्रत्याशित परिस्थिति में मुलाकात होने के बाद उसके सौम्य व्यवहार और प्रेमी का सुख तो विवाहिता उर्मिला लेती रही, लेकिन वह यह नहीं कह सकी कि अपने पति मदन को छोड़कर सेठी से ब्याह करने की बात सोचती, जबकि मदन के बारे में, चाहे अपनी बेवफाई के संदर्भ ही में सही, पूरी कहानी में एक बार भी सहानुभूतिपूर्वक नहीं सोचती। यदि इस कहानी में यशपाल ने अपनी प्रगतिशील दृष्टि को वास्तविकताओं के अंतः संघर्ष में डाला होता, तो शायद परंपराओं और रूढ़ियों में जकड़ी नारी की लाचारी का यह मार्मिक पक्ष सामने आता कि वह चाहे उसकी शारीरिक और मानसिक संभावनाएं कितनी ही प्रबल क्यों न हों, वह तो उसी की होकर रहेगी जिसके साथ उसकी सप्तपदी हो चुकी है। 75 से 77 यशपाल की पराया सुख कहानी का यह वैकल्पिक पाठ है। इस टिप्पणी में जिन बीज शब्दों की मदद से तर्क गढ़ा गया है वे हैं, यह कहानी मेरे लिए नहीं। आदमी पल भर के लिए अपनी ओर लौटता है, सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति, पति को छोड़कर सेठी से ब्याह करने की बात, बेवफाई और सहानुभूतिपूर्वक नारी की लाचारी का मार्मिक पक्ष, इन शब्दों में एक पूरा दृष्टिकोण देखा जा सकता है। मार्कंडेय कहानी में पाठक निजता खोजते हैं और मानते हैं कि यदि कहानी पाठक के निजी अनुभव से मेल नहीं खाती तो वह पाठक के काम की नहीं। मसलन, किसी कहानी को पढ़कर पाठक पल भर के लिए अपनी ओर लौटता है। मार्कंडेय को सीधे दृष्टिकोण से भी शिकायत है। वह चाहते हैं कि कहानी के पात्र में अंतः संघर्ष अवश्य हो। आलोचक कहानी में ऐसी वस्तु ढूंढना चाहता है जो पाठक के वर्तमान से जुड़ी हो। फिर रूप को लेकर भी मार्कंडेय के आग्रह हैं कि वहां विचार करने और सोचने पर बल हो और पात्र लाचारी का पक्ष तीव्रता से उभरता हुआ दिखे। 5. 7 सारांश। इस अध्याय में आपने कहानी के बारे में कुछ सामान्य बातों का परिचय पाया और देखा कि किस तरह कहानी सांस्कृतिक साहित्यिक वातावरण के बीच मौजूद महत्वपूर्ण उपस्थिति है। हर कहानी अपने वक्त के दबावों को झेलती है और उनमें कुछ नया भी जोड़ती है। साथ ही वह आलोचना प्रत्यालोचना का विषय भी बनती है। इन सब चीजों का संबंध उसकी सामयिकता से या फिर उसके रुचिकारी पक्ष से होता है। जो भी हो, कहानी वस्तु और रूप से जुड़े इन सवालों से कमोबेश मुखातिब होती है और पाठक का सामना इन पक्षों से, उनके स्वभाव और चरित्र से कराती है। हम यह भी देखते हैं कि कालक्रम की विभिन्न अवस्थाओं में कहानी की वस्तु भी बदलती है, उसका रूप भी काल के प्रभावों तथा कलाकार की रुचि के अनुसार या समाज सापेक्ष हो जाता है या मनोवैज्ञानिक अथवा दार्शनिक आदि। इन विविधताओं और भिन्नताओं के कारण कहानी में विकास देखने को मिलता है तथा उसके प्रभाव में, उसकी अपील में वृद्धि होती है।
अभ्यास 1। कहानी में विद्यमान वस्तु के अर्थ और चरित्र पर प्रकाश डालिए। 2। कहानी के रूप को यथार्थ से क्या संबंध है? साथ ही यदि यथार्थ में बदलाव आए तो उसका कहानी के रूप पर क्या प्रभाव पड़ता है?